हेलो गाइस, मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं यहां पर बायोलॉजी का चैप्टर 2 लेकर आया हूं, जिसका नाम है जैव विकास, यानी कि जीवन की उत्पत्ति कैसी हुई है इसके बारे में यहां पर पढ़ेंगे। कुछ लैमार्क की स्टडी करेंगे, कुछ हम डार्विन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति अनुमानतः 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई तथा कालांतर में इस पर जीवन की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न सिद्धांत परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गईं, जिसमें रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति सबसे आधुनिक है। यानी कि बताया जा रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये क्वेश्चन है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी, तो 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। सबसे पहले आपको याद रखना है। और कई सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने तर्क दिए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा सैद्धांतिक तर्क माना जाता है कि रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, इससे संबंधित विस्तृत और सर्वमान्य परिकल्पना रूसी जीव रसायन शास्त्री E.R. ओपेरिन ने भौतिकवाद या पदार्थवाद के नाम से प्रस्तुत की, जो उनकी पुस्तक जीवन की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ लाइफ में छपी थी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये पड़ता है गाइस यहाँ पर कि जीवन की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये पुस्तक किसकी है, तो A.I. ओपेरिन की ये पुस्तक है। इसके प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं। जीवन अर्थात प्रारंभिक जीवों की उत्पत्ति आज से लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व आदि सागर के जल में न्यूक्लियोप्रोटीन्स के वायरस जैसे कणों के रूप में हुई, जो परपोषी यानी कि हेटरोट्रॉप एवं एनारोबिक थे, यानी कि अवायवीय कंडीशन में थे। ये बता रहे हैं अपने इस बुक में जीवन की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, इनकी जो पुस्तक है, कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई सबसे पहले 4 अरब वर्ष पहले कहाँ हुई, जल में हुई है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। साथ ही साथ अवायवीय कंडीशन थी, यानी कि उनमें ऑक्सीजन लेने की क्षमता नहीं थी। ठीक है, एनारोबिक कंडीशन में। और 3.8 अरब वर्ष पूर्व कलायुक्त मानी जाती है इसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं गाइस। 3.8 अरब वर्ष पूर्व कलायुक्त प्रोकैरियोटिक कोशिका रूपी आदि जीव बने, जिनमें पहले परपोषण तथा बाद में स्वपोषण का प्रारंभ हुआ। यानी कि ये कहने का मतलब है कि पहले परपोषी आए, फिर बाद में स्वपोषी। स्वपोषी आदि जीव वर्तमान के नीले हरे शैवालों जैसे थे। यानी कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कौन जीव स्वपोषी में आए थे, तो कौन थे, ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि नीले हरे शैवाल। लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व यूकैरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई, जिनसे वर्तमान जीव जगत के सारे जीव जीवाणु के अलावा बने हैं। यानी कि जीवाणु को छोड़कर जितने भी आप जीव जंतु देखते हैं वो सब किससे बने हुए हैं, यूकैरियोटिक से, जो 2 अरब वर्ष पूर्व इस धरती पर आए थे। प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस नग्न या अनुपस्थित थी। यानी कि कहा जा रहा है कि शुरुआत में ऑक्सीजन जो था पृथ्वी पर वो नहीं था, जबकि मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें उपस्थित थीं। यानी कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैसें प्राचीन समय में पृथ्वी पर थी या नहीं थी। अन्यथा इसमें आपसे 4 ऑप्शन दे सकते हैं। पहला में मीथेन दे देगा, दूसरा में ऑक्सीजन दे देगा, तीसरा में अमोनिया दे देगा, चौथा में कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप कंफ्यूज कर सकते हैं कि अमोनिया नहीं होगा, चाहे मीथेन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैव विकास की मौलिक परिकल्पना एवं सिद्धांत। जैव विकास की मौलिक परिकल्पना है परिवर्तन के साथ अवतरण। ठीक है, यानी कि डिसेंट विथ चेंज ऑफ मॉडिफिकेशन, अर्थात निम्न कोटि के सरल जीवों से क्रमिक परिवर्तन द्वारा अधिक विकसित एवं जटिल जीवों की उत्पत्ति ही जैव विकास कहलाती है। ठीक है, लैमार्क, चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो डे व्रीज आदि वैज्ञानिकों ने ठोस प्रमाण के आधार पर जैव विकास की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत कर अपने सिद्धांत को लाए हैं। ठीक है, मतलब सिद्धांत दिए हैं। चलिए सबसे पहले आता है लैमार्कवाद, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आते हैं। जैव विकास परिकल्पना पर पहला तर्क संगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्टे, यानी कि इनका शॉर्ट नाम आप याद रखिएगा, लैमार्क ने प्रस्तुत किया, जो 1809 में अपनी पुस्तक दी थी फिलॉसफी जूलॉजिक। तो जीव विकास के, जैव के विकास के, यानी कि जीवों का जो विकास होता है, उनकी उत्पत्ति होती है, उनके सिद्धांत सबसे पहले किसने दिए थे, तो लैमार्क ने दिया था। इनकी पुस्तक का नाम क्या था, 1809 में पुस्तक आई थी फिलॉसफी जूलॉजी। ठीक है, याद रखिएगा। इसे लैमार्क का सिद्धांत या लैमार्कवाद कहते हैं। या निम्नलिखित मूल धारणाओं पर आधारित है। यानी कि इस पुस्तक में क्या क्या दी गई है इसके बारे में पढ़ लीजिए।
बड़े होने की प्रवृत्ति, वातावरण का सीधा प्रभाव, अंगों के उपयोग या अनुप्रयोग का प्रभाव। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको स्टार मार्क लगा लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यानी कि जिराफ का गर्दन लंबा क्यों होना, सांपों के शरीर से पैर क्यों हट जाना, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लैमार्कवाद को उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। यानी कि क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से किसे उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहा जाता है, तो लैमार्कवाद। अंगों के उपयोग एवं अनुप्रयोग की धारणा के अनुसार अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ एवं सुविकसित हो जाते हैं तथा वे अंग जिनका प्रयोग कम होता है वो निष्क्रिय तथा धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं, ठीक है। उदाहरण में यहाँ जिराफ की गर्दन की बात की या सांपों की टांगों की बात कर रही है, तो आप ये पिक्चर दे सकते हैं। ऊंचे वृक्ष की पत्तियां खाने के लिए अगली टांगों व गर्दन का अधिक उपयोग होने से इन अंगों की अधिक लंबाई है। यानी कि जो जिराफ होते हैं ऊंचे वृक्ष में जो छोटे छोटे मुलायम पत्ते होते हैं उन्हें खाना पसंद करता है। यहाँ जरा घास की उपलब्धता से अगली टांगों व गर्दन के कम उपयोग के कारण इन अंगों की कम लंबाई, यानी कि पिछली टांगों की कम लंबाई, ठीक है। ये लैमार्कवाद का है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए डार्विन के बारे में देख लेते हैं। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहा जाता है। बीपीएससी में यह क्वेश्चन आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी विस्तृत व्याख्या इनकी पुस्तक है प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति, जो 1859 में आई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि यह पुस्तक किससे संबंधित है। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति, जो 1859 में आई थी, किसकी है, डार्विन की। यह सिद्धांत निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है। जीवों में प्रचुर संतान उत्पत्ति, यानी कि ओवर प्रोडक्शन की क्षमता जीवों में होती है। जीवन संघर्ष, यानी कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तीसरा है विभिन्नताएं और इसकी वंशागति, वेरिएशंस एंड देयर इनहेरिटेंस। और चौथा क्या है, योग्यता की अतिजीविता, यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि प्राकृतिक चयन, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है, ये आपको आता है रिलेटेड, माफ कीजिएगा गाइस, ये सब लैमार्क की पुस्तक है। चलिए अब यहाँ पर आता है म्यूटेशन थ्योरी, उत्परिवर्तनवाद। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये म्यूटेशन थ्योरी किसने दिया था। जैव विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत हॉलैंड के पादप शास्त्री, यानी कि बॉटनिस्ट थे, यानी कि बॉटनी का उनको ज्ञान था, ह्यूगो डिब्रीज ने दिया था। तो आप याद रखिएगा म्यूटेशन थ्योरी किसने दिया था, ह्यूगो डिब्रीज। इन्होंने अपना प्रयोग सांधे प्रिमरोज अर्थात आइनोथेरा लैमार्कियाना नामक पौधे पर किया था। ये साइंटिफिक नेम है पौधे का। इनके अनुसार नई जाति की उत्पत्ति एक ही बार में स्पष्ट एवं अस्थायी वंशागत आकस्मिकता उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तित लक्षण दिखाई देता है उत्परिवर्ती, यानी कि म्यूटेंट कहलाता है। जाति के विभिन्न सदस्यों में भिन्न भिन्न प्रकार के उत्परिवर्तन हो सकते हैं, ठीक है। तो आप सिंपल से याद रखिएगा उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो ह्यूगो डिब्रीज ने दिया था, ठीक है। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स जुरैसिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी था। ये क्वेश्चन आ चुका है, जिसके जीवाश्म लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरैसिक चट्टानों से मिली है। यह सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच का संयोजक करी कनेक्टिंग लिंक माना जाता है, जिसमें सरीसृपों की भांति लंबी पूंछ, चोंच में दांत तथा अग्रपादों की उंगलियां पर पंजे थे। इसके बावजूद यह पक्षी था क्योंकि इसके अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो चुके थे। तो याद रखिएगा। दूसरा आता है युगलिना। युगलिना को पादप एवं जंतुओं के बीच का संयोजक कड़ी कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। किसको, युगलिना को। नियोपाइलिना एनेलेडा और मोलास्का के बीच की संयोजक कड़ी किसे मानते हैं हम, नियोपाइलिना को। प्रेटोथीरिया निम्न कोटि का स्तनियों का उपवर्ग है। इसके अंतर्गत एकिडना, बत्तख, चोंची, प्लेटिपस आदि जीव आते हैं। ये सरीसृपों, रिप्टाइल्स और स्तनियों मैमल्स के बीच के संयोजक कड़ी कहलाते हैं। एक है डायनासोर। डायनासोर विशालकाय सरीसृप थे जो कि मध्यजीवी या मेसोजोइक महाकल्प थे। मध्यजीवी महाकल्प को 3 कल्पों यानी कि ट्राइजिक कल्प, जुरैसिक कल्प तथा क्रिस्टेशियस कल्प में बांटा गया है, ठीक है। एक है मैमथ। ये भी क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में। मैमथ प्रजाति वर्तमान समय में विलुप्त है। यह हाथी का पूर्वज माना जाता है, यानी कि हाथी के तरह थे, बहुत लंबे होते थे और बड़े बड़े दांत होते थे इनके।
क्रो-मैग्नॉन, ये भी इंपॉर्टेंट है। मनुष्य का आधुनिक मानव होमोसैपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज तथा आधुनिक मानव की एक उपजाति सब स्पीसीज होमोसैपियंस मानते हैं। ठीक है, यानी कि मनुष्य का आधुनिक मानव होमोसैपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज किसे माना जाता है? क्रो-मैग्नॉन को। ठीक है, क्रो-मैग्नॉन का शरीर गठा हुआ लगभग 180 सेंटीमीटर 6 फीट लंबा तथा कपाल गुहा 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर थी। ठीक है, डेनिसोवन एक आदि मानव प्रजाति थी जो यूरेशिया के जंगलों में लगभग 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व निवास करती थी। पहली बार वर्ष 2010 में साइबेरिया की गुफाओं में प्राप्त अस्थियों और शेषों से इसकी पहचान हुई थी तथा फिर चीन के तिब्बत की एक गुफा से प्राप्त एक जीवाश्म जबड़े के विश्लेषण से इनके पूर्वी एशिया का विस्तारित होने की पुष्टि की घोषणा 1 मई 2019 को प्रतिष्ठित विज्ञान मैगजीन नेचर में प्रकाशित एक शोध पत्र में की गई। तिब्बत में प्राप्त डेनिसोवन का यह जबड़ा उत्तर मध्य प्लेस्टोसीन काल का है। डेनिसोवन के अवशेषों के डीएनए विश्लेषण के आधार पर इन्हें होमोसैपियंस और निएंडरथल से पृथक तीसरे प्रकार की समकालिक मानव प्रजाति माना जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ विशेष घटना है। देखते हैं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, बट मैंने पढ़ के बता दिया कि आपका कोई चीज़ छूटे ना। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी? तो हम लोग पढ़ चुके हैं कौन था। ऑक्सीजन नहीं था, मीथेन था, अमोनिया था, कार्बन डाइऑक्साइड था। आगे बढ़ते हैं गाइस। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम कब हुआ था? लगभग, तो लगभग कब हुआ था? 2 लाख वर्ष पूर्व। ठीक है, सॉरी 2 अरब वर्ष पूर्व होगा इसका आंसर गाइस, माफ़ कीजिएगा। तो ये बीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है और ऐसे क्वेश्चन आपको दोबारा दिखे जा सकते हैं एग्जाम हॉल में। ठीक है, देख लीजिए। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर कोशिकीय रूप से जीव का उद्गम लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। प्रारंभ में जीव साधारण तथा एक कोशिकीय थे, फिर बाद में बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ जो कि यूकेरियोटिक कोशिकाएं वाले होते हैं। ज्ञातव्य है कि जीवाणुओं तथा नीले हरित शैवाल साधारण किस्म के प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो आपको पता है नीले हरित शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। डार्विन द्वारा प्रस्तुत किया प्राकृतिक वर्णनवाद निम्न में से किस पर आधारित है? तो आपको पता है कि हमने ऊपर में पढ़ा था ओवर प्रोडक्शन, हाँ सही है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि सब इसका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? ये क्वेश्चन आ गया। मैंने ऊपर में बताया था कि क्वेश्चन बीपीएससी में आ चुका है और किसकी है? डार्विन की है। ठीक है, विकासवाद का सिद्धांत यानी कि विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था? डार्विन ने। ठीक है, आपको पता है। जैव विकास एवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो किसने समझाया था? लेमार्क ने समझाया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? विकास का, तो ह्यूगो डी ब्रिज ने किया था। किसने किया था गाइस? ह्यूगो डी ब्रिज ने। ऊपर मैंने ये चीज़ आपको थ्योरी में समझा दिया है और वही चीज़ है, आप इसको पढ़ लेना। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन मैंने ऊपर पढ़ा दिया इसलिए मैं दोबारा नहीं पढ़ता हूँ ताकि वीडियो लेंदी ना हो जाए। चलिए यहाँ पर कुछ मैचिंग करने पर है, आइए हम सीधा मैचिंग पर देख लेते हैं और ऐसे क्वेश्चन में आप इसको नोट कर लें, क्वेश्चन आता है। चलिए पहला, उत्परिवर्तन म्यूटेशन का सिद्धांत तो आपको पता है ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। विकास का सिद्धांत डार्विन ने दिया था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में। एक जीवन एक एंजाइम की परिकल्पना किसने दिया? बीडल और टैटम। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए अलग से कुछ आया तो आप इसको नोट डाउन कर लो। ओपेरॉन अवधारणा क्या है? जैकब और मोनोड इसकी अवधारणा है। चलिए गाइस, विकास का मुख्य कारक क्या होता है? प्राकृतिक वर्ण यानी कि नेचुरल सिलेक्शन, यह डार्विन ने बताया था। ठीक है, थ्योरी देख लीजिए। जैव विकास एवोल्यूशन का मुख्य कारक प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन है क्योंकि यही विभेदों एवं अन्य हासिल किए हुए जीनों की अगली पीढ़ी में दिशा प्रदान करता है। प्राकृतिक वर्ण या चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जीवों की आबादियों में जीन रूपों यानी कि जीनोटाइप तथा एलीली जीनों दोनों का ही आवृत्तियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होना ये क्या है?
तो ये आपको पता है, लैमार्क ने अपनी पुस्तक में लिखा था इसके बारे में, अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से ये संबंधित है, यानी कि जो अपने अंग का ज़्यादा प्रयोग करता है वो अंग क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं और विकसित अवस्था में होते हैं। जिनका उपयोग नहीं किया जाता है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। ठीक है। भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है वह हाल ही में विलुप्त हो गई है? तो पूछा जा रहा है कि कौन सा है जो भारत से विलुप्त हो गई है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन भारत का दिया जाए, भारत का दिया हुआ है, तो कौन सा विलुप्त हो गया? तो चीता। तो आपको पता है 1952 में इसको IUCN ने क्या कर दिया था, डिक्लेयर किया, अब ये ख़त्म हो गया। अंतिम बार चीता को 1948 में छत्तीसगढ़ में देखा गया था। ठीक है। अब दोबारा चीता को लाया गया है कुनो नेशनल पार्क में, बट वो कौन सा चीता है? अफ्रीकन चीता है, नॉट है एशियाटिक चीता। एशियाटिक चीता कहाँ है? केवल और केवल ईरान में देखने को मिलता है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज किसे माना जाता है? याद कीजिएगा, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है क्रो मैग्नोन मानुष। ठीक है, BPSC में क्वेश्चन आ चुका है, दोबारा भी देखने को मिल सकता है। एक शब्द है, शब्द क्या है? डेनिसोवन। कभी कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है? तो ये डेनिसोवन शब्द किससे संबंधित है? और ऐसे क्वेश्चन बेशक पूछे जाते हैं। ये IAS 2019 में क्वेश्चन आ चुका है, और आप उम्मीद रखिएगा इसकी ऐसे क्वेश्चन जब IAS में आए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एग्जामों में देखे जा सकते हैं। तो ये क्या है? डेनिसोवन शब्द किससे संबंधित है? एक आदि मानव जाति यानी कि स्पीसीज, एक आदि मानव जाति थी कोई, उसी की स्पीसीज से मतलब संबंधित है यह शब्द। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन दोबारा आपसे पूछा जा सकता है। आर्कियोप्टेरिक्स है क्या है? जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। देखिए BPSC में क्वेश्चन आ चुका है, तो BPSC के लिए ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच का योजक कड़ी माना जाता है? तो सरीसृप व पक्षी के बीच का संयोजक यानी कि कनेक्टिव लिंक माना जाता है। ठीक है। मैमथ पूर्वज है किसका है? तो मैंने बताया था ये हाथी का पूर्वज है, और काफ़ी विशाल का जानवर होता था, काफ़ी बड़ा होता था, अब ये विलुप्त हो चुका है। आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायनासोर थे, क्या थे? डायनासोर क्या थे? तो मेसोजोइक सरीसृप, यानी कि क्या थे? मेसोजोइक सरीसृप, यानी कि रेप्टाइल में गिनती आते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायनासोर रहे कब रहे थे? मेसोजोइक युग में। अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा तो कब रहे थे? मेसोजोइक युग में डायनासोर देखने को मिले थे। जीवों के विकास इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? ये क्या है? IAS 2009 में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो पूछ रहा है जीवों के विकास में, तो इसका आंसर हो जाएगा सलामेंडर, अजगर और कंगारू। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सलामेंडर, अजगर, कंगारू। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लें। दिए गए विकल्पों में सैलामेंडर का विकास काल सबसे पहले लगभग 360 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। कंगारू का सबसे बाद में 145 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, तो आज के लिए इतना ही वीडियो। मैं फिर से आपसे मिलूँगा हाल ही में, जल्दी में। तो जब तक के लिए आपसे अलविदा चाहता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और चैनल को शेयर करना ना भूलें। चलिए जब तक के लिए बाय।